हैव ए नाइस डे। भाषणों में सुना करता था, आपने भी कभी सुना होगा अगर आप ध्यान से सुनते हैं इनके भाषण। खबरों में सुना होगा। पहले एक ये नारा सा लगाया करते थे कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस वक्त निर्मला सीतारमण जी, ये मिनिस्टर है ना, इस करके जी लगाना बड़ा जरूरी है। चाहे कोई काम किया हो जी जैसा, चाहे ना किया हो, वो बात अलग है। निर्मला सीतारमण जी जब भाषण दे रही थी ना, बजट पेश कर रही थी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान को एजुकेशनल हब बनाएंगे, और किसी जगह यह भी कहा था कि हम हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। एजुकेशनल हब तो बन गई, पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी ठप है, तो बन गई ना एजुकेशनल हब। पूरी दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखने और उनमें दाखिला लेने के लिए। इससे हमें इनकम भी बहुत ज्यादा हो रही है। और दूसरा, एजुकेशनल हब के अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब, विदेशों से लोग आया करेंगे यहां निवेश करने, इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे कारखाने लगेंगे और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। आया तो कोई नहीं खैर, परंतु कई फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जरूर जा रही है। आपको पता है, जब एक कंपनी छोड़ के जाती है तो हमारा कितना नुकसान करके जाती है। उनका कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये नहीं है, हमारा कितना नुकसान हुआ ये है। पहले की बात यह है, कंपनी छोड़ के गई तो विदेशी लोगों की, विदेशी इन्वेस्टर्स की निगाहों में यह बात आ जाती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा स्टेट नहीं है, ऐसा देश नहीं है जहां पर जाके विदेशी लोग निवेश करें। हमारा नुकसान हो गया ना। और जब कोई कंपनी यहां से छोड़ के जाती है तो विदेशी लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि अगर वहां जाएंगे तो जिस तरह इसका पैसा डूब गया इस तरह हमारा भी डूब जाएगा। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। एजुकेशनल हब बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। ये कहते रहे, कहने का हक है इनको कि हमने बहुत तरक्की की है। 20 लाख करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपया खर्च रहे हैं। ये सब लिफाफेबाजियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। मैं एक दिन पहले भी कह चुका हूं कि जवाहरलाल नेहरू अगर 4000 करोड़ में एक स्टील प्लांट खड़ा कर सकता है। आपको पता स्टील प्लांट बनाने के वास्ते चाहिए क्या? जरा सुन लो ताकि आपको थोड़ा ज्ञान हो जाए। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि लोहा, कच्चा लोहा कहां से आएगा। कच्चे लोहे की खाने हमारे कारखाने से कितनी दूर होंगी, जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा। कोयले की खाने माइंस हमसे कितने दूर होंगे। हम बिजली कहां से बनाएंगे? बनानी पड़ेगी, अपनी बिजली बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी कि भाखड़ा नंगल डैम की बिजली बनती है ना, या जोगिंदर नगर का जो है ना हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसकी सारी बिजली एक कारखाना का जाएगा, फिर भी उसकी मांग पूरी नहीं होगी बिजली के बारे में। तो बिजली बनाने के लिए पहले तो एक बिजली प्लांट लगाना पड़ेगा। प्लांट का मतलब है पूरा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगाना है तो भैया आपको पानी चाहिए। पानी कितना चाहिए? जितना नंगल, भाखड़ा नंगल डैम के पास पानी है इतना तो होना चाहिए ना। और फिर लेबर कहां से आएगी? ये सारे सर्वे करने के बाद फिर देखा जाएगा कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना धन है। इन चीजों के अलावा चूना पत्थर यूज किया जाता है, वो कहां से आएगा? लिग्नाइट यूज किया जाता है, वो कहां से आएगा? और कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो कहां से आएंगे? कहीं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं बहुत ज्यादा पड़ जाएगी?
4,000 करोड़ में एक स्टील प्लांट, और महाराजा धीराज ने, सुल्तान आजम हिंद ने 8,000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। कहते हैं, मैंने देखा नहीं है वैसे, ना मैंने पूछताछ की है, अखबारों में पढ़ा। और नया संसद भवन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके ऊपर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च हो। अगर यही पैसा कोई स्टील प्लांट लगाने में खर्च किया जाता, तो आपको पता है एक स्टील प्लांट कितने लोगों को डायरेक्टली, सीधे तौर पर रोजगार देता है? कम से कम 60,000 लोगों को रोजगार देता है। और इनडायरेक्टली कितने लोगों को रोजगार देता है, उसकी गिनती कोई नहीं है, परंतु डायरेक्टली जितना रोजगार दिया उससे 4 गुना ज्यादा रोजगार इनडायरेक्टली दे दिया। तो आई वांट टू से कि सरकार ठीक है, मोदी की सोच शायद ठीक थी, मोदी ने गप्पे नहीं मारी होंगी, शायद ठीक ही कहा होगा कि मैं हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बना दूंगा, पर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इनके जो सलाहकार थे ना, वो महान नालायक थे, मोदी नहीं। मोदी का सलाहकार, मोदी तो अनपढ़ आदमी है बेचारा, उसने क्या करना क्या नहीं करना। जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अव्वल दर्जे के मूर्ख आदमी निकले, उनको पता ही नहीं था कि फिस्कल पॉलिसी कैसे बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनानी है। और उसके अलावा जो एक ब्यूरोक्रेट है, उन लोगों ने भी इन साहब को हमेशा गलती सलाहें दी। रिजल्ट क्या निकला? इकोनॉमी जो पिछले 70 साल में हमेशा पॉजिटिव रही, कुछ ना कुछ जीडीपी की ग्रोथ रही। इनके आने के बाद जीडीपी की ग्रोथ या तो स्थिर रही या नेगेटिव हो गई, माइनस में चली गई। नेगेटिव का मतलब माइनस में चली गई। अब सरकार अभी भी सुधरे नहीं है, ठीक कदम नहीं उठा रहे ताकि देश जो है वो प्रगति कर सके, देश में डेवलपमेंट हो सके, देश में रोजगार आ सके। अब इनको उल्टी पुल्टी चुल्टी पता नहीं कैसी कैसे सलाहें दे रहे हैं कि महाराज जी ये संस्थान बेच दो, एयर इंडिया बेच दो, रेलवेज बेच दो, इससे आप रोजगार के और कम मौके पैदा कर रहे हैं। पहले सरकार के पास है रेलवे, तो सरकार के हाथ में है कि वो कितने लोगों को रोजगार दे सकती है, देगी। अब ये अंबानी अडानी के हाथ में चला गया, तो वो अपनी चॉइस का देंगे ना, सरकार की कौन बात मानेगा। और वो सरकार जिसका इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, वो सरकार कब कामयाब हुई? सिर्फ टैक्स लगाने से कोई कामयाब थोड़ा हो जाता है। सिर्फ 28% जीडीपी जीएसटी लगाने से थोड़ा कोई कामयाब हो। लगाया इन्होंने जीएसटी लगाया, 28% तक लगाया। अब प्रपोजल था कि 35% तक करेंगे, पर जिसमें देखा कि हाल तो सुधरे नहीं बल्कि बिगड़ गए, फिर थोड़े कदम पीछे खींचे। वो चीजें जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने बनाई, ये जो 4G हमें दे रहे हैं ना, एयरटेल वाले या आइडिया वाले या जियो वाले, इसके सिग्नल ये लेते हैं हमारी सरकार से, और अब ये सारा सिस्टम प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। फिर सरकार का उसमें क्या रह जाएगा? दखल अंदाजी। वो कैसे कह सकेगी कि जी आपने 1 GB डाटे का इतना पैसा ही लेना, इससे ज्यादा ले नहीं सकते। रेलवे सरकार के पास चला गया, तो सरकार प्राइवेट लोगों के पास चला गया, सरकार का उसमें दखल खत्म हो गया। फिर सरकार कैसे कह देगी कि इस बार आप किराया नहीं बढ़ा सकते? वो कहेंगे हमने लाखों करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, वो आप दे दो तो हम नहीं बढ़ाएंगे किराया, नहीं तो हम तो किराया बढ़ाएंगे। तो इस तरह सरकार जो है ना, वो अपने ही पर काट रही है। तरक्की नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, स्थिरता है, ठीक है, परंतु जब हिंदुस्तान के पब्लिक इंटरप्राइजेस बिक जाएंगे, उस वक्त ऐसे समझ लो कि सरकार अपने पर अपने आप ही काट देगी। वो उसी तरह जिस तरह वो कालिदास जिस टहनी पर बैठा था उसी को काट रहा था।
तो विद्वानों ने समझा इससे बड़ा मूर्ख तो और कोई नहीं, सबसे मूर्खता ये है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे।